खुशामदीद दोस्तों, युग तेवर पत्रिका के इस YouTube मंच पर मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने राज्य या स्टेट की सैद्धांतिकी के विषय में कुछ चर्चा की थी। ऐसे में मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है जिसे ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक T.H. ग्रीन के विचारों का विश्लेषण करते हुए अर्नेस्ट बार्कर, जो उनके प्रसिद्ध टीकाकार थे, ने लिखा था। वे लिखते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। दरअसल स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, भ्रातृत्व, राज्य आदि ये सारी संकल्पनाएं एक दूसरे में इस कदर पैबस्त हैं कि एक के अभाव में दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता आधारहीन होती है। अधिकार जब तक सभी को बिना किसी कृत्रिम भेदभाव के समान रूप से उपलब्ध न हो, तब तक समानता की उत्पत्ति नहीं होती। अतः राज्य की श्रेष्ठता की पहचान ही इस बात से होती है कि वह अपने नागरिकों को कितने अधिक अधिकार देता है। हकीकत तो यह है कि विश्व भर में जितनी भी राज्य व्यवस्थाएं या उनके प्रकार हैं, उनके बीच भेद की स्थापना ही कहीं न कहीं उनके द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की न्यूनाधिकता से या कम या ज़्यादा होने से होती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अधिकारों से दरअसल हमारा मतलब क्या है। अपने प्राथमिक और साधारण रूप में अधिकार एक प्रकार का दावा है, लेकिन केवल उसका दावा होना ही पर्याप्त नहीं है। अधिकार वह दावा है जो विवेक संगत हो और जिसे राज्य तथा समाज मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकार की संकल्पना में 3 तत्व निहित होने चाहिए। प्रथम, अधिकार रूपी दावे की प्रेरणा शक्ति विवेक संगत चिंतन होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सनक। कहने का अभिप्राय यह है कि दावा ऐसा हो जो स्वार्थ प्रेरित न हो, अर्थात उसमें न केवल स्वहित की कामना हो बल्कि वह परहित की चाहत भी रखता हो। द्वितीय, दावे को सामाजिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा का दावा प्रस्तुत करता है या वो कहता है कि मेरा दावा है कि कोई भी मेरा प्राण न ले सके, तो इसे दूसरे लोग भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वे भी इसी प्रकार की चाहना रखते हैं और इस तरह उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगी और यहीं से प्राण या जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार उत्पन्न होता है। तीसरा बिंदु यह है कि अधिकार जब तक राज्य द्वारा सुरक्षा नहीं पाते, केवल नैतिक घोषणा भर रहते हैं। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त दावों को राज्य कानून की शब्दावली प्रदान करता है, उन्हें वैधानिक मान्यता देता है और व्यक्ति तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार नैतिक अधिकार भर होते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते ही वे वैधानिक अधिकार बन अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेते। इन 3 तत्वों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक बात यह है कि ये अधिकार ही हैं जो उन परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिसे स्वतंत्रता कहा जाता है, और स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। राज्य का अस्तित्व ही इस
उपलब्धि को संभव बनाने के लिए, अतः अधिकारों को बनाए रखकर ही वह अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। इस संपूर्ण व्याख्या की आलोचना यह कहकर की जा सकती है कि यहाँ दावा पक्ष ने कर्तव्य पक्ष को ढक लिया है। सही है कि अधिकारों का दावा कर्तव्यों के लोक में ही किया जा सकता है, पर हमारा व्यवहारिक अनुभव यह भी रहा है कि सत्तावादी सरकारें कर्तव्यों के नाम पर अधिकारों को निगल लेने का काम करती रही हैं। दावों की निस्वार्थता का पक्ष कर्तव्यों पर भी लागू होता है। कर्तव्यों का भी युक्त होना अर्थात एप्रोप्रिएट होना जरूरी। अच्छा रहेगा कि कर्तव्यों को लागू करने का काम समाज करे और राज्य अपने आप को केवल अधिकारों के संरक्षण तक ही सीमित कर ले। लेकिन यह तभी हो सकता है जब समाज समावेशी और आलोचनात्मक हो और राज्य संवैधानिक तथा उत्तरदायी। सच तो यह है कि अधिकार बिना कर्तव्य के स्वार्थ बन जाते हैं और कर्तव्य बिना अधिकार के दमन का रूप ले लेते हैं। दोनों को अलग अलग करके देखना एक वैचारिक भूल होगी और लोकतंत्र का सौंदर्य इन दोनों के संतुलन में ही निहित। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।